Hello everyone. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? Hope all of you are fine. Please join the meeting as early as possible. So please join the meeting early possible. Then we will start our lecture. Hi Jaya, how are you? हाँ जी जया, आप भी आए हो? मैम पीडीएफ पूरा। हाँ जया, पीडीएफ पूरा कल का एक्चुअली जाना मतलब पॉसिबल है मतलब। समझ नहीं पा रही हूँ जया, आप क्या बोलना चाह रही हो? हाय अभिषेक। प्लीज टेल मी, आप कुछ कहना चाहती हो जया? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कह रही हो। हाय पूजा, गुड इवनिंग। तो चलो, आज हम लोग कल हमने देखा था कि बैंक क्या है, कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, कौन कौन से बैंक होते हैं, शेड्यूल बैंक क्या होता है। यस, आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट माय क्लास बट बेटा जस्ट वेट फॉर द अदर स्टूडेंट, दे कैन जॉइन। ये कैसा हो जाता है कि कंसेप्ट पूरा रिपीट करना पड़ता है, इसलिए 2 मिनट रुकना पड़ जाता है। यस, ये आप कुछ कह रही थी, प्लीज लेट मी नो। मैं आपकी बात समझ नहीं पाई हूँ, आप क्या कह रही थी? पीडीएफ पूरा क्लास चल रही थी, समथिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड आप क्या कह रही हो। सो चलिए,
अभी हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट, कल बैंकिंग देख लिया, कितने टाइप के बैंक होते वो देख लिया। अब बैंकिंग के अंदर फादर ऑफ द बैंक कौन कहलाता है? तो फादर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर कहलाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was established on 1st April 1935 in accordance with the provision of the Reserve Bank of India Act 1934. The central office of the Reserve Bank was initially established in the Calcutta but was permanently moved to the Mumbai in 1937. ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट कहाँ हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में स्टार्ट हुई थी और 1 अप्रैल 1935 में उसका स्टैब्लिश हुआ था। और उसकी मेन ब्रांच पहले कहाँ थी? कोलकाता में थी। नाउ फिर वो परमानेंट कहाँ शिफ्ट हो गई? मुंबई में। द सेंट्रल ऑफिस इज वेयर द गवर्नर सिट एंड वेयर द पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। यानी जहाँ पर गवर्नर बैठते हैं और जितने भी पॉलिसीज होती है वो वहीं से स्टार्ट होके बनकर निकलती है। Through the originally privately owned since the nationalization in 1949, the Reserve Bank of India is fully owned by the Government of India. फिर उसे पूरा के पूरा टर्नओवर किसने कर लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा के पूरा उसको इम्पोर्टेंस दे दी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में स्थानीय रूपी में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वे जगह है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां तैयार की जाती है। हालांकि मूल्य रूप से निजी स्वामित्व में 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। ओके, नाउ फिर आ जाते हैं फंक्शन ऑफ आरबीआई। उसमें आ जाता है मॉनिटरी ऑथोरिटी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीइंग द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री is the monetary authority of India and the sole authority vested with the power to issue the currency note, regulate the supply currency and credit the economic to secure monetary and price stability. ये एक फादर है जो अपने बच्चों को संभालता है, मतलब अदर बैंक्स को संभालता है। इनका काम होता है कि पूरा के पूरा ये सोलली पूरे के पूरे पावर को हैंडल करते हैं ऑल ओवर द बैंकिंग के। उसके बाद करेंसीज बनाना भी इनके हाथ में होता है, सप्लाई करना करेंसी भी इनके हाथ में होता है, इकोनॉमिक की क्रेडिट को सिक्योरिटी को मैनेज करना भी इन्हीं के हाथ में होता है। Regulate and supervise the financial stability and financial inclusion. It is also the responsibility of RBI to regulate it and supervise the banking sector with an eye on securing a financial stability and financial inclusion. वितरित स्थिति और वितरित सम्मेशन का नियामन और पर्यवेक्षण, वितरित स्थिरता और वितरित सम्मेशन हासिल करने की हस्ती से बैंकिंग क्षेत्र को विनियमित और पर्यवेक्षण करना भी आरबीआई की जिम्मेदारी है। मीन्स जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी सिस्टम्स है, जो भी स्टेबिलिटी है मार्केट में फाइनेंस को लेकर, उन सब को मैनेज एंड कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। करेंसी मैनेजमेंट, हेलो आनंद। Currency management. Currency is the management is a process managing a life cycle of the note, which is including assessing and printing a requirement various denomination of note, placing a insert of the note printing presses, supplying a distribution adequate quantity of a currency through the country. इनका काम होता है करेंसी को मैनेज करना, करेंसी कब प्रिंट होगी, कहाँ प्रिंट होगी, कौन सी डिनोमिनेशन को लेकर प्रिंट होगी और कहाँ कहाँ सप्लाई होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, इन सब का रूल्स एंड रेगुलेशंस और सारे रिकॉर्ड फॉर्मेशन करता है आरबीआई। Ensuring the quality of banknote in circulation by the continuous supply of clean notes and timely withdrawal of the solid notes. Section 223 of the RBI Act 1934 had mandated that the function of insurance of a banknote above 1 rupees is to conducted by the RBI through the separate department called the issue department. ये सारी चीजें क्वालिटी को मेंटेन करना, नोट्स प्रॉपर्ली है या नहीं, डुप्लीकेट तो नहीं है, उसकी क्वालिटी चेक करना, ये सारे काम का भी किसको कार्य दिया गया? आरबीआई। स्वच्छ नोटों की निरंतर आपूर्ति और गंदे नोटों को समय पर वापस लेने द्वारा संचालन में बैंक नोटों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 23 ने अनिवार्य किया था कि बैंक नोट जारी करने का कार्य 1 रुपए से ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक अलग विभाग में माध्यम से किया जाता है, जिसे निर्गम विभाग कहा जाता है। Foreign exchange management. The Reserve Bank oversees of a foreign exchange market in India. It's supervised and regulated through the provision of a foreign exchange management. इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया FEMA 1999 में शुरू हुआ था। Banker to bank. RBI also act to the banker to bank of the government by the maintaining their account and carrying out the transaction on their behalf, as well as providing them the banking services. बैंकर टू द गवर्नमेंट, पहले तो बैंकर टू द बैंकर मतलब जो भी बैंकिंग को सेक्टर्स है, यानी आरबीआई जो बैंकों की फादर है, वो अपने सारे बच्चों को यानी अदर बैंकिंग को क्या देगी, जो भी फैसिलिटी, जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी चीजें रूल्स रेगुलेशन है, जो भी अमाउंट विड्रॉल करना है, डिपॉजिट करना है, जितना भी बैंक के पास होना चाहिए, उन सब के लिए कैरिंग रिकॉर्ड कौन करता है, आरबीआई। बैंकर टू द गवर्नमेंट, managing a government banking transaction is one of the key function of a RBI. Like an individual, business, and bank government who needed a banker to carry out their financial transaction in efficiently way, including the rising of resources from the public. Since the inception, the RBI has undertaken the traditional central bank function of managing a government banking transaction. The central bank also serves as an agent and advisor to the government. यानी यहाँ पर क्या किया जाता है, जितने भी इंडिविजुअल है, बिजनेसमैन है और जितने भी बैंक है, जिसमें गवर्नमेंट भी खुद इन्वॉल्व हो जाती है, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो एफिशिएंटली डन जो होंगे आरबीआई की निगरानी में होंगे। सरकार का बैंक, सरकार के बैंकिंग लेन देन का प्रबंध आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से एक है। व्यक्तियों, व्यवसायों और बैंकों की तरह सरकारों को भी अपने वितरित लेन देन को खुशहाल तरीके से करने के लिए एक बैंक की आवश्यकता होती है, जिसमें जनता से संसाधन जुटाना भी शामिल है। अपनी स्थापना के बाद से आरबीआई ने सरकार के बैंकिंग लेन देन के प्रबंध का पारंपरिक केंद्रीय बैंकिंग कार्य किया है। केंद्रीय बैंक सरकार के एजेंट और सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं। अब रेगुलेटेड एंड सुपरविजन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आरबीआई क्या करेगी, सुपरवाइज करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन को देखेगी कि सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय द डिफरेंट रेगुलेशन अथॉरिटी। द रिजर्व बैंक रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज द मेजर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। Supervisory role of a bank or is a bank involve the commercial bank, urban bank, and certain financial institute and non-banking institute. Some of the financial institute is done regulated and supervise the instruction of a financial sector. मतलब कि कौन सी बैंक किस पर्सन को कितना लोन देगी, कौन सी बैंक के पास कितना पैसा होना चाहिए, कितना पैसे से वो ट्रांजेक्शन कर सकती हैं, इन सब का सुपरविजन, उन सब को रूल्स एंड रेगुलेशन, उन सब के ऊपर नजर रखना, ये काम होता है आरबीआई का। In addition to this, Reserve Bank of India also respect the Indian International Monetary Fund, promote the growth and economically, act as a lender of a last resort commercial bank, stand and support a small local banking, encourage a bank to open the branch in the rural area, publish the economical data. देखो आरबीआई क्या करती है, मॉनिटरी फंड, लोगों को पैसों की जरूरत होती है, पैसों को पैसा कहाँ कहाँ फैलेगा, कैसे कैसे फैलेगा, लोग कब आकर हमारे पास से पैसा लेकर जाएंगे, तो वो भी एक क्राइटेरिया। तो रिजर्व बैंक इस बारे में सोचती है और रिजर्व बैंक दूसरे जो बैंकिंग को अलाउ करती है कि तुम ये वाले एरिया में जो है अपनी ब्रांच ओपन कर लो। बैंकर टू बैंक यानी बैंकर्स जो होते हैं, ये जितने भी बैंकर्स होते हैं, देखो आरबीआई कौन है, बैंकर है वो, किसकी, सारे बैंकों की, यानी फादर, बैंकर कौन हो गया, फादर हो गया, और सारे बैंक उसके बच्चे हो गए। तो बैंकर जो होता है यानी आरबीआई जो होता है सारी बैंक के ऊपर नजर रखता है। ओके, यानी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी चीज है वो एज अ टीचर मैंडेटरी करता है सारी बैंकिंग सेक्टर को। करंट गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम्स में आता है, ज्यादातर मैंने 2 बार ऐसे क्वेश्चंस को देखा है। द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज Shaktikant Das. In addition to the governor, the RBI has 4 deputy governors who are 3 Ravi Shankar, M.K. Jain, Dr. M.D. Patra and M. Rajeshwar Rao. ये गवर्नर की टीम थी, अभी हो सकता है कि चेंज हुई हो ये साल, आई हैव टू बी चेक इट आउट, क्योंकि लास्ट ईयर का रिकॉर्ड है जो मैंने बनाया था, चेक किया था,
हर 5 साल में चेंज होता है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये डेप्यूटी गवर्नर चेंज हुए होंगे. सो बट स्टिल यू शुड हैव टू बी जस्ट सर्च ऑन द गूगल अबाउट इट एंड check it out who is the current governor of RBI. उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई. Which of the following is not a function of RBI? Banker to bank and government, lender to the last resort, credit management. उसके बाद आता है accepting deposit and making a loan from public, regulation currency, none of them. देखो करेंसी को रेगुलेशन करना यानी ये कंपलसरी करना, ये चीजें तो समझ में आ रही. फर्स्ट हमारा क्या हो जा रहा है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड मेकिंग अ लोन फ्रॉम पब्लिक. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, आरबीआई का काम नहीं है ना कि लोगों से पैसे जमा करना. आरबीआई का काम है बैंकिंग के ऊपर नजर रखना. बैंक का काम है लोगों से पैसा लेना और पैसा देना, ये बैंक का काम है. और बैंकर का काम क्या है, आरबीआई का काम क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन देना. तो आरबीआई जो है बैंकर टू बैंक वाला रोल भी काम करती है, करेंसी वाला भी काम करती है. बस नहीं करती तो कौन सा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड मेकिंग अ लोन फ्रॉम पब्लिक. लोगों से पैसा लेना और देने का काम आरबीआई नहीं करती. When was the Reserve Bank of India nationalized? कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज कब हुआ, 1949 में हुआ. देखो हम गलती करेंगे 1935 में. 1935 में स्टैब्लिश हुआ, बट नेशनलाइज बैंक कब बन गई, वो 1949 में. Autonomy of RBI. The autonomy of the central bank within the framework of RBI Act is essential and accept the governance requirement. The government in India have noted and respected this both, the government and the central bank. In their function have been guided in the public interest and requirement of the Indian economy. ऑटोनॉमी क्या कहती है, जो सेंट्रल बैंक है वो एक फ्रेमवर्क बना के चलता है जो आरबीआई उसको फॉलो अप करती है. गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे टीम बैठती है, डिसाइड करती है कि ये रूल होना चाहिए नहीं होना चाहिए. और सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इकोनॉमिकली को चेंज करने के लिए बनाए जाते हैं. यस, शशिकांत दास ही हमारे पास भी रिकॉर्ड में है. इज दिस क्लियर? हु इज द करंट गवर्नर? शशिकांत दास. For the purpose of extensive consultation soon, several issues take place between the government and the RBI from the time to time. जैसे जैसे गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन बदल जाएंगे वैसे ही आरबीआई के कुछ नॉर्म्स में भी क्या आती जाएंगी, चेंजेस आती जाएंगे. दिस इज इक्वली ट्रू ऑफ ऑल अदर रेगुलेटेड. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नेवर मेड अ पब्लिक द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द दोज कंसल्टेंट. ओनली द फाइनल डिसीजन टेकन द कम्युनिकेटेड. जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा हम उसके ऊपर बात करेंगे. कोई भी पब्लिक आके बोलेंगे ऐसा करो ऐसा मत करो तो हम उसकी बात सुनने वाले नहीं है. द गवर्नमेंट थ्रू दिस कंसल्टेंसी प्लेस इट असेसमेंट एंड इशू द सजेशन पॉसिबल सोल्यूशन. वो लोग एक साथ बैठते हैं, कंसल्ट करते हैं और एक पॉसिबल सोल्यूशन सामने निकाला जाता है. उद्देश्य को, इस उद्देश्य के लिए समय समय पर सरकार और आरबीआई के बीच कई मुद्दों पर व्यापक परामर्श होता है. ये अन्य सभी नियामकों के लिए समान रूप से सच है. भारत सरकार ने कभी भी उन प्रमेश की विशेष वस्तुओं को सार्वजनिक नहीं किया है. केवल लिए गए अंतिम निर्णय के बारे में सूचित किया जाता है. सरकार इन परामर्शों के माध्यम से मुद्दों पर अपना आकलन प्रस्तुत करती है और संभावित समाधान सुझाती है. सरकार ऐसे करना जारी रखेगी. अब यहाँ पे द गवर्नमेंट आज द आरबीआई ऑफ रिव्यू ऑफ इकोनॉमिकल कैपिटल फ्रेमवर्क अडॉप्टेड इन 2016. गवर्नमेंट ने आरबीआई से पूछा कि आपने इकोनॉमिकली कैपिटल को फ्रेमवर्क किया है या नहीं किया. तो यस किया है. अडॉप्टेड कब हुआ, ये 2016 में. एज पर द प्रेस रिलीज बाय द आरबीआई ऑन द 19/11/2018, the board has decided to constitute an expert committee to examine the ECF. यानी जो कमेटी बैठेगी, कमेटी डिसाइड करेगी कि इकोनॉमिकली ये कैपिटल के लायबल है या नहीं है. वी विल वेट 2 मिनट फॉर अ
एग्जैक्टली टारगेट रहता है, वो अभी तक सीक्रेसी रहता है, वी कैन नॉट बी डिस्क्लोज दैट। यानी मैं नहीं, मतलब गवर्नमेंट कभी भी डिस्क्लोज नहीं कर सकती कि आज इतने नोट प्रिंट हो गए या इतने नोट प्रिंट होते हैं। उसका एक प्रोसीजर रहता है, सिस्टम रहता है। प्रोसीजर और सिस्टम के बाद ही पूरे टीम्स बैठती है, मीटिंग होता है, उसके बाद वो सब चीज़ें डिसाइड होती है। ओके, तो यहाँ पर आ गए, द गवर्नमेंट आज द आरबीआई फॉर रिव्यू ऑफ इकोनॉमिकल कैपिटल। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पे 2016 में आ जाते हैं। हाँ डियर, नोट्स आपको टेंशन नहीं लो, नोट्स की आपको पीडीएफ भी मिली है, नोट्स। यस, और उसका भी एक कोड रहता है, यूनिक कोड, उसके थ्रू से ही नोट प्रिंट किए जाते हैं। Now, the expert committee to examine the ACF, the membership and terms of reference of which will be jointly determined the government and RBI, and that RBI should consider a scheme of restructuring and stress the standard asset of MSMES. Means what? अभी बताया था मैंने, बोलो। Borrower with the aggregate credit facility up to 25 crore subject to condition for ensuring the financial stability। यहाँ पर बता रहा है कि तुमको डिसाइड करना है, द बोर्ड डिसाइड करेगा, कि एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड करेगी, एग्जामिन करेगी कि कितना कैपिटल है, द मेंबरशिप्स, ओके, द मेंबरशिप्स एंड टर्म्स ऑफ द रेफरेंस which is jointly determined by the government of RBI, and that RBI should consider the scheme or stress standard of membership of इकोनॉमिकली कैपिटल के हिसाब से जाएगा। बोरोवर विद द एग्रीगेट क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ ₹25 करोड़, यानी उसका जितना भी एग्रीगेट होगा, अगर आपने कहीं से भी लोन लिया है या बैंकिंग जो है आरबीआई से पैसा ले रही है, तो वो कितने करोड़ तक के डील कर सकती है? 25 करोड़ तक। तो यहाँ पे सरकार ने आरबीआई में से 2016 में अपनाए गए अपने आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा करने के लिए कहा। 19/11/2018 को आरबीआई द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बोर्ड ने ईसीएफ सदस्यता और संदर्भ की शर्तों की जांच करने के लिए एक विशेष समिति गठित करने का निर्णय लिया है, जिनमें से संयुक्त रूप से सरकार और आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और आरबीआई को रुपए तक की कुल क्रेडिट सुविधाओं के साथ एमएसएमई आधारकर्ताओं की तनावग्रस्त मानक संपत्तियों की पुनर्गठन के लिए एक योजना पर विचार करना चाहिए। 25 करोड़ वितरित स्थिति सुनिश्चित करने के लिए शर्तों के धनी। यस, the detail of RBI surplus transfer to the government during the last 5 years are as follow। देखो, आरबीआई ने जो था गवर्नमेंट को जितना पैसा ट्रांसफर किया था, तो फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई कौन सा? 2013-14 में सरप्लस ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई ने 2013-14 में कितने करोड़ किए, कितने दिए? 52 करोड़ 679,000। फिर आ जाएगा मेरा बच्चा नेहा, ये एक जितने भी छोटे छोटे पैसे हैं, माइक्रो से छोटे, स्मॉल से स्मॉल, मीडियम से मीडियम, जितने भी एंटरप्राइजेस है, जितना भी पैसा आ रहा है, उन सब की निगरानी किसके ऊपर होगी? आरबीआई पे होगी। क्यों आरबीआई पे होगी? 2017 और 18 के बीच में लॉकडाउन लगा था, ठीक है, लॉकडाउन लगा था, बोले सॉरी, नोटबंदी हुआ था। नोटबंदी हुआ था, वो क्यों हुआ था? ताकि तो 2000 के जो नोट थे करप्शन का, वो करप्शन के नोट 1000 और 500 के नोट बंद करके 2000 के नोट्स को प्रिंट करवा दिया गया था। तो इसीलिए इन सब की निगरानी की जाती थी। अब आरबीआई जो है हर साल गवर्नमेंट को कितना पैसा देती है?
ये साल में इतना पैसा दिया, ये साल में इतना पैसा दिया, ये साल में इतना दिया, ये साल में इतना दिया, 17-18 में उन्होंने इतना दिया। 17-18 के बाद का रिकॉर्ड है या नहीं, नहीं दिया है मैंने, वो मुझे लेना चाहिए। नाम मेंशन नहीं है, बट खाली आरबीआई इतने इतने ट्रांसफर करिए, आपके इन्फॉर्मेशन के एक्ट्स एंड रिफॉर्मेंट इन द बैंकिंग सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग ट्रेंड toward the globalization and economical liberalization, various banking reform and act have been introduced in India to upgrade the health and finance soundness of a bank and to improve the operation efficiency so Indian bank can meet a globally accepted performance standard. कैसा होता है, एज पर द पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग ट्रेंड, जितना भी हम लोग ग्रो करेंगे, ग्लोबलाइजेशन करेंगे, लिबरलाइजेशन होगा, वेरियस बैंकिंग रिफॉर्म एक्ट के अलग अलग बैंक के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, अलग अलग एक्ट हो गए टू बी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर के आएगी, इंडिया आएगी। यस, तो यहाँ पर हमको लोन प्रोवाइड करवाने की बात नहीं देखनी, हमको सिर्फ निगरानी की बात देखनी है कि आरबीआई का क्या रोल प्ले होता है। तो आरबीआई जो इन लोगों को पैसा देती है या इन लोगों से जितना भी पैसा आता है, स्मॉल सेक्टर से, मीडियम सेक्टर से, लार्ज सेक्टर से, उन सब के ऊपर किसकी नजर रहती है, आरबीआई की नजर होती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को फाइनेंस करने के लिए बैंकिंग सेक्टर को पैसे जो है आरबीआई प्रोवाइड करती है। तो आरबीआई के पास हर एक छोटे से छोटे इंसान जो लोन लेगा, उसकी पूरी इनकम का रिकॉर्ड क्या होता है, अवेलेबल होता है। बैंकिंग क्षेत्र में अधिनियम और सुधार, वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के एक हिस्से के रूप में बैंकों के स्वास्थ्य और वितरित सुदृढ़ता को उन्नत करने और संचालन दक्षता में सुधार करने के लिए भारत में विभिन्न बैंक सुधार और अधिनियम पेश किए गए हैं, ताकि भारतीय बैंक विश्व स्तर पर स्वीकृति प्रदर्शन मानकों को पूरा कर सके। यहाँ पर आ जाते हैं लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बैंकिंग रिफॉर्म एनेक्स। यहाँ पर कुछ बैंकिंग के लिस्ट है। ओके, द इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिफॉर्म ऑफ बैंकिंग सेक्टर वाज बेस्ड ऑन द कमेंडेशन ऑफ अ डिफरेंट कमिटी। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बैंकिंग रिफॉर्म एनेक्ट कौन कौन से रिफॉर्म हुआ था कि बैंकिंग सेक्टर बेस्ड ऑन कमोडेशन डिफरेंट कमिटीज को, इन्हें अलग अलग कमिटीज को, जो कितने भी कमोडेशन होते थे उसको रिफॉर्म कौन करता था, आरबीआई करती थी। द कमिटी डेट प्रपोज दैट बैंक सेक्टर रिफॉर्म आर एज मेंशन बिलो। तो बैंकिंग सेक्टर जो रिफॉर्म हुए थे वो आपको नीचे दिए गए। फर्स्ट क्या हुआ था, द फर्स्ट नरसिम्हा कमेटी बनी थी 1991 में, फिर वर्मा कमेटी बनी थी 1996 में। ये क्या हुए थे, ये जो गरीबों की मदद करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे बनते थे, तो एक कमेटी बनती थी। तो ये कमेटी का रोल होता था कि लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कराओ। ये कमेटी बनी थी, फर्स्ट कमेटी बनी थी 1991 में, जिसका नाम था नरसिम्हा कमेटी। फिर आई थी वर्मा कमेटी, फिर आई थी खान कमेटी, फिर आई थी सेकेंड नरसिम्हा कमेटी। उसके बाद द फॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर वर डन इन द टू फेजेस। द फर्स्ट फेजेस, देखो बैंकिंग सेक्टर जो डन होते थे वो रिफॉर्म होते थे दो तरीकों से। पहला फेज होता था रिफॉर्म फोकस ऑन द इम्प्रूविंग द पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड फाइनेंशियल हेल्थ। यानी उनका काम था कि जो भी हमने पॉलिसी बनाई है उसको लोगों को सही तरीके से मिले और फाइनेंशियली हेल्थ जो है उन लोगों की अच्छी हो जाए और प्रोवाइड की जाए। Policy improvement. In this included degradation interest rate, reducing in the cash reserve ratio, standard phasing out the statutory liquid ratio, winding the scope of priority sector, lending the rate of a size. देखो इतना सब सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि आपको क्या करती थी आरबीआई, जो बैंकिंग सेक्टर, उन्होंने कमेटी बनाई। अब आरबीआई क्या करेगी, उन कमेटी पे देखेगी कि कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, कितने लोगों को बेनिफिट मिला, कितने लोगों ने बेनिफिट नहीं लिया। तो ये सारे कार्यों को हम कहते हैं बैंकिंग क्षेत्र में सुधार दो चरणों में किए गए। सुधार का पहला चरण नीति ढांचे, संस्थागत ढांचे और वित्तीय व्यवसायिक में सुधार पर केंद्रित है। नीतिगत ढांचे में सुधार, इसमें ब्याज दरों का नियंत्रण मुक्त करना, नकद आरक्षित अनुपात को पारंपरिक मानक तक कम करना, वैधानिक तरलता अनुपात के समाप्त करना, ऋण द्वारों को अग्रिम के आकार से जड़कर प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र के आधार के दायरे को चौड़ा करना शामिल है। इतनी शुद्ध हिंदी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, सिर्फ सिंपल और सरल भाषा में इतना बोलूंगी कि आरबीआई ओवरऑल ऑब्जर्वेशन रखता है,
जो भी कमेटी गवर्नर के साथ बैठकर तय हुई थी, वो कमेटी के अंदर लोगों को बेनिफिट कितना मिला, आरबीआई को बेनिफिट कितना मिला, लोगों ने उसका बेनिफिट उठाया या नहीं उठाया, इन सब की जानकारी हम रखेंगे। सेकेंड फेज में आ जा रहा है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म कंसंट्रेट ऑन द reinforcing the very foundation of the banking system, rehabilitating the structure of a banking industry, development of a human sources and technology enhancement। देखो पहले के जमाने में जो बैंकिंग सेक्टर होता था उसमें बड़े बड़े बुक लिए जाते थे, काउंटर पे काम होता था, पेमेंट करो करो। अभी डिजिटलाइजेशन हो गया, अभी हमको ट्रांसफर करना है तो हम गूगल पे से ट्रांसफर करते हैं। तो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करो, नए नए कुछ चेंजेस लाओ, जिसकी वजह से हमारे आने वाले कल में जो काम करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और कैलकुलेशन भी इजी होगा। तो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात अगर करें तो आरबीआई क्या डेवलपमेंट कर सकती है, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकती है, ह्यूमन रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट कर सकती है, लीडरशिप वगैरह के कोर्स देकर उनका नॉलेज एनहांस कर सकती है। सोसाइटीज यहाँ पे है बैंकिंग एक्ट एंड रिफॉर्म। ऐसे कौन कौन से बैंकिंग एक्ट बने थे जो रिफॉर्म हुए थे, उनकी लिस्ट है मेरे पास। ये लिस्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिस्ट में अभी आपको फॉरवर्ड कर दूंगी सो यू कैन गेट द आंसर प्रॉपरली एज पर द इंस्ट्रक्शन। जस्ट होल्ड डाउन। हेलो मालिका, ओके माय डियर, मेरा बच्चा आंटी को भी मैं एक 15 सेकंड के लिए छोड़ दिया करूंगी और उसके बाद आगे का भी देख लेते, कोई इशू नहीं। ओके नेहा, यहाँ देखो मैंने इतने सारे लिस्ट, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से एक्ट थे। तो पहले सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट बना, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना, फिर इंडियन ट्रस्ट एक्ट बना, फिर बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट बना, फिर इंडियन स्टैम्प एक्ट बना, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनते हैं। जैसे जैसे नए नए चेंजेस के बारे में हम सोचते गए तो वैसे वैसे एक्ट को क्या कर दिया गया, एज अ कानून बना के सामने रख दिया गया कि अब इस एक्ट को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ओके, अब देखो ये प्रोविडेंट फंड एक्ट बना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1934 में बना। पहले तो 1930, सॉरी ये रॉन्ग किया हुआ है, 1932 है। ओके, बाय मिस्टेकली प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। ओके, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हुआ था। ओके, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में हुआ था। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में हुआ था। सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में हुआ था। पब्लिक डेप्ट एक्ट भी 1944 में हुआ था। तो इन एक्ट का मतलब क्या, देखो मैं एक सिंपल से आपको बताती हूँ। लोगों में कॉन्फ्लिक्ट आनी शुरू हो रही थी, तो ये साल जब लोगों में देखा गया कि लोग भाई भाई आपस में झड़ने लगे हैं बिजनेस के लिए, इसके लिए, तो पार्टनरशिप, अगर तुम दोनों मिलकर बिजनेस को एक साथ चला रहे हो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को बना दिया जाएगा जो अकॉर्डिंग टू द 1932 के थ्रू से चला था। इज दिस क्लियर? फिर आगे ये बैंकिंग कंपनीज आ गए, इंडस्ट्रियल डेप्रिशिएट आ गया, रेगुलेशंस के एक्ट आ गए, चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट आ गया, ऐसे ब्ला 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 ब्ला, ये सारे एक्ट लागू होते 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 यहाँ तक आ गए। 73 एक्ट 2015 तक के जितने भी एक्ट थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। ओके, अब 2015 से नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में एक्ट नहीं पूछते, बस आपके कंफर्मेशन के लिए मैंने आपके नोट्स में डाल दिया कि अगर आपको कोई पूछे अकॉर्डिंग टू द लॉ आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से एक्ट है और मैंने इस बारे में सुना है या पढ़ा है, कहीं तो भी इस बारे में जानती हूँ, तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने इसको आपके नोट्स के अंदर रिकॉर्ड में बना दिया। Financial market. Financial market is a market that facilitates transfer the fund between the investor, lenders and borrower. Financial market may be defined as a transmission mechanism between the investor and the borrower through the which transfer of the fund facility. देखो फाइनेंशियल मार्केट, एक बंदा पैसा देगा, एक बंदा पैसा लेगा, बैंक पैसा देंगी, आदमी पैसा लेगा, आदमी पैसा देगा, बैंक पैसा लेगी, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट, देखो वितरित बाजार वे बाजार हैं जो निवेशकों, ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं, उपयोगकर्ताओं के बीच धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है।
वित्तीय बाजार को निवेशकों या उधारदाताओं और उधारकर्ताओं या उपयोगकर्ताओं के बीच एक संचारण तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके माध्यम से धन के हस्तांतरण की सुविधा होती है। It consists of an individual investor, financial institution, and other intermediary who are linked by the formal trading rules and communication network for trading the various financial assets and credit instruments. It deals in the financial instrument like a bill of exchange, shares, debenture, and bond. यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं, तो जरूरी नहीं कि इन्वेस्टर सिर्फ पैसे का ही करेगा, बिल एक्सचेंज भी करेगा, है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज सुना है कि नहीं आपने, 12th में हमने किया था। शेयर्स को एक्सचेंज करेगा, डिबेंचर्स भी एक्सचेंज हो गए, या डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट होगा, बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट होगा। यहाँ पर इसमें व्यक्तिगत निवेश, वितरित संस्थान और अन्य मध्यस्थ शामिल है, जो विभिन्न वितरित संपत्तियों और क्रेडिट उपकरणों के व्यापार के लिए औपचारिक व्यवहार नियमों और संचारण नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ये वितरित साधनों जैसे एक्सचेंज के बिल, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड आदि में काम करता है। Main function of a financial market. Let us now see the main function of a financial market. It provides a facility of interacting between the investor and the borrower. It provides a pricing information resulting from the interaction between the buyers and sellers in the market when they trade the financial assets. कैसा हो जाता है कि मेन फंक्शन क्या है, इसको प्रोवाइड करवाना है कि इन्वेस्टर्स को और बोरोवर्स को फैसिलिटी दो। ये प्राइसिंग बताएगी कि कितना चेंजेस हुआ और उसके अंदर बायर्स कितने बड़े, सेलर्स कितने हैं और फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू कितनी। ये काम है। वितरित बाजार में मुख्य कार्य, आरबीआई नहीं। आइए अब हम वितरित बाजार के मुख्य कार्यों को देखें। ये निवेशकों और उधारकर्ताओं के बीच बातचीत की सुविधाएं प्रदान करता है। ये वितरित संपत्तियों का व्यापार करते समय बाजार में खरीदों और विक्रेताओं के बीच बातचीत के परिणाम स्वरूप मूल्य निर्धारण की जानकारी प्रदान करता है। It provides a security to dealing in the financial asset. It ensures a liquidity by providing a mechanism of an investor to sell the financial asset. It ensures the low cost of a transaction and information. ये वितरित संपत्तियों में लेन देन के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। ये एक निवेशक को वितरित संपत्तियों के बेचने के लिए एक तंत्र प्रदान करते तरलता सुनिश्चित करता है। ये लेन देन और सूचना के काम लागत सुनिश्चित करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट, एक तो मनी मार्केट है, एक तो कैपिटल मार्केट है। while capital market, while money market deals in the short term credit, capital market medium and the long term। देखो मनी मार्केट यानी शॉर्ट टर्म के लोन प्रोवाइड करवाना, कैपिटल मार्केट यानी लंबे समय के। वित्तीय बाजार का वर्गीकरण, एक वित्तीय बाजार में दो प्रमुख खंड होते हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। जबकि मुद्रा बाजार अल्पकालिक क्षण में काम करता है, पूंजी बाजार मध्यम अवधि और लंबी अवधियों के समय में संभालता है। फाइनेंशियल मार्केट क्लासिफिकेशन, मनी मार्केट, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेड बिल, ये छोटे मोटे कार्ड, ये कौन करता है, मनी मार्केट से होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, सिक्योरिटी मार्केट बनता है, जिसके अंदर आ जाता है प्राइमरी मार्केट, आईपीओ, बुक बिल्डिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी जब भी कंपनी स्टार्ट होगी तो उसके लिए आने वाला खर्चा या उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कितना किया। बुक बिल्डिंग मेथड, यानी कि जो वैल्यूज के हिसाब से हम ले रहे हैं प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यूएशन करना। प्राइवेट प्लेसमेंट कितना हुआ, सेकेंडरी मार्केट क्या था, इक्विटी मार्केट, डेब्ट मार्केट, कमोडिटी, इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी मार्केट। ये है आपका हिंदी में इसका वर्णन। पूंजी बाजार और प्रतिभूति बाजार, एक प्राथमिक बाजार आईपीओ, बुक बिल्डिंग, निजी प्लेसमेंट। बी सेकेंडरी मार्केट, इलेक्ट्रिक मार्केट, डेट मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फ्यूचर्स और अपशासन मार्केट। वित्तीय बाजार में मूल रूप से दो में विभाजित किया जा सकता है, स्टॉक मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में दो डिवीजन होते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस।
डेरिवेटिव्स दोबारा ऑप्शंस दो प्रकार के होते हैं, पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस। देखिए यहाँ पे अगेन द टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन, पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन। पुट मतलब कि पहले ही डाल दिया पैसा और बता देंगे कि हाँ इसका पैसा आ गया, या कॉल ऑप्शन ये हम बताएंगे कि नहीं इसको कॉल किया था, इसके पास से पैसा आना बाकी है। नॉन सिक्योरिटी मार्केट, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, इंश्योरेंस, ये सारे के आगे नॉन सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब आगा मनी मार्केट। मनी मार्केट is a market for the short term fund which deal with the financial asset whose period of maturity up to 1 year. In short, we noted the money market does not deal in cash or money, such as but simply provided a market for the credit instrument, such as bill of exchange, promissory note, commercial paper, treasury bill. जैसे कि अभी आपने मेरे पास से बुक ऑर्डर किया, आपने बोला मैडम पैसा दे देंगे, तो मैंने आपको उधार रखा, तो ये मनी मार्केट में चलता है उधार का लेन देन। और शॉर्ट टर्म के लिए मतलब आप एक 10 दिन में या 15 दिन में पैसा दे दोगे या 1 महीने में दे दोगे। तो साल भर के अंदर की लिमिट में अगर हम किसी को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं या कोई हमें क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड करता है तो उसे हम कंसिडर करेंगे मनी मार्केट में। This financial instrument are close substitution of our money. This instrument help the business unit, other organization, government to borrow the fund and meet the short-term requirement. Is this clear? आज के लिए मैं बस इतना ही करूंगी। हाँ बेटा, यस मैंने इतना ही लिया, मुझे मालूम है कितना डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, देखो इतने सारे हैं। मुझे मालूम है 70 तक मैंने टारगेट रखा था कि 70 पेजेस तक होना चाहिए और ऑलमोस्ट हमने डील किया। ठीक, तो हमने अभी से मनी मार्केट को देखकर छोड़ दिया है, वो भी आधा। कल मैं आपको वापस से मनी मार्केट से ही रिपीट करूँगी, ठीक है, डोंट वरी। चलो, टेक केयर एवरीवन। ओके, कल 8 बजे मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। बाय डियर, बाय।